सिटीज़न देश को बनाते हैं और सिटीज़न से देश रिकॉग्नाइज होता है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज होती है। और इसलिए हर एक सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को प्रोग्रेसिव मैनर में, ट्रांसफॉर्मेटिव मैनर में डेवलप करे एंड एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, इन दैट पर्टिकुलर नेशंस डेवलपमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो ड्यूटी है, वो हर एक सिटीज़न अंडरस्टैंड करे और उसको फॉलो करे। और इसलिए राइट जब मिलते हैं, फंडामेंटल राइट जब हम अवेल करते हैं, उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और वो ड्यूटीज़ भी हमें फॉलो करनी है। ये सेंस, ये अंडरस्टैंडिंग भी सिटीज़न ने रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोविजंस है, लेकिन उसमें जो पार्ट 4A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देता है, वो पार्ट 4A प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांडमेंट्स है और इसको हर एक सिटीज़न ने फॉलो करना है। अगर हम चाहते हैं कि देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी है, वो इंटैक्ट रहे, रादर वो और इफ़ेक्टिव मैनर में मेंटेन रहे, तो हमें राइट जैसे मिले हैं वैसे ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करना होगा, उसको भी अंडरस्टैंड करना होगा, रादर उसको एम्ब्रेस करना होगा। और इसलिए आज के इस वीडियो में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बनाया गया था, जिसने पार्ट 4A, जिसके अंदर आर्टिकल 51A उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटी जो हर एक सिटीज़न को दी है, उसको इन ब्रीफ, इन शॉर्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो विल सी वन बाय वन ईच एंड एवरी फंडामेंटल ड्यूटी व्हाट प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इंसर्ट की थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है, इसमें और एक ड्यूटी ऐड करता है, वो हम इन द डिस्कशन विल सी वन बाय वन ऑल दोज फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करो, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आते हैं, उसको रिस्पेक्ट करो। एज अ ड्यूटी हम सब ने इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसको भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये वहाँ पे इन्फोर्स किया गया और इस एक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस हम मानते हैं कि अगर हम पब्लिक प्लेस में या फिर किसी भी प्लेस में एज अ वेरी पब्लिक प्लेस जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे अगर नेशनल फ्लैग है तो उसको जलाया जाना, उसको डिफेस करना, डिफाइल करना, डिसफिगर करना, ये ऐसे अगर कोई भी एक्ट में हम वहाँ पे शामिल हैं तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड to that person the imprisonment can be inflicted or imprisonment can be given up to 3 years or with fine or with both. So that we need to understand as a citizen of India that जितने भी national ideals हैं, जितने भी constitutional ideals हैं, जितने भी ऐसे constitutional values हैं, including even a constitution, उसको respect करना ये हमारी ड्यूटी है। Duty to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom। तो हमने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो फ्रीडम हमें मिला है वो स्ट्रगल से मिला है, एफर्ट से मिला है, और हमने ये भूलना नहीं चाहिए कि जो फ्रीडम फाइटर का जो एफर्ट है उसकी वजह से हम आज की डेट में ये जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करते हैं। और इसलिए हमें इस बात की भी ऑब्लिगेशन ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसमें हमने रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए,
उसको हमने एडमायर करना चाहिए, उससे हमने इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उस बेसिस पे ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड है ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी ड्यूटी है। तो सॉवरेनिटी ऑफ नेशन क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्या है, यूनिटी ऑफ द नेशन क्या है। यूनिटी किस में है, जहाँ पे ऐसे कोई एक्शन हमसे नहीं होनी चाहिए कि जो पब्लिक पीस को, पब्लिक हार्मनी को, यूनिटी को डिस्टर्ब करे, क्योंकि पहले से ही हम अलग अलग रिलीजियस सेक्शंस में डिवाइड है, कास्ट में डिवाइड है, कल्चर हमारा अलग अलग है, देन हमारे रीजन अलग अलग है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग अलग है। लेकिन फिर भी जहाँ पे देश की बात आती है, यूनिटी की बात आती है, इंटीग्रिटी, एकता, एकात्मता की बात आती है देश के, तब हमें ऐसे किसी भी एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है इसको हैम्पर करता है। और इसके लिए भी आईपीसी जैसे लॉ में हम सेक्शन देखते हैं फॉर अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफरे, ये सारे सेक्शन जो है वो वहाँ पे ऐसे एक्शंस को रेगुलेट करते हैं, पनिश करते हैं। और इसके लिए ये सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे किसी भी एक्शन में सिटीजन्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। देन वी अंडरस्टैंड ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जहाँ पे फंडामेंटल राइट को तो हम एंजॉय करते हैं, एज ए एनफोर्सेबल राइट वहाँ पे मानते हैं, लेकिन जहाँ पे नेशनल सर्विस की बात आती है तो जब भी नेशनल सर्विस के लिए सिटीज़न की ज़रूरत होती है तो सिटीज़न ने वहाँ पे इमीडिएटली रेडी रहना चाहिए, सिटीज़न ने इमीडिएटली उस नेशनल सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हालांकि आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर, लेकिन उसमें एक्सेप्शन दिया है कि जहाँ पे नेशनल सर्विस होती है तो वहाँ पे नेशनल सर्विस में जब भी ऐसी कोई ज़रूरत है तो सिटीज़न को अगर कॉल आउट किया जाता है तो सिटीज़न मस्ट बी रेडी टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल सर्विस। और इससे एक वननेस की फीलिंग आती है। पहले हम देश को मानते हैं, देश के लिए हम यहाँ पे जो भी काम है वो करते हैं, और इसके लिए जब भी देश को ज़रूरत होती है तो हर एक सिटीज़न जो है उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये सेंस जो है ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का सेंस है, ये सेंस वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है अंडर दीज फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, टू रिनाउंस प्रैक्टिस ड्यूरेगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे हार्मनी मेंटेन करनी है और ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है। कॉमन ब्रदरहुड चेरिश करना है और सारे जो लोग हैं उसमें वननेस की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग ये यहाँ पे आनी चाहिए। और इसके लिए ये ड्यूटी जो है ये हर एक सिटीज़न ने वहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। वुमेन का जो रिस्पेक्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो वुमेन को डिरोगेटरी मैनर में या उसके रिस्पेक्ट को वहाँ पे हैम्पर करती हो, उसकी डिग्निटी को हैम्पर करती हो, ऐसे कोई भी प्रैक्टिस को वहाँ पे हमने फॉलो नहीं करना है। तो एज अ सिटीज़न ये भी हमने ड्यूटी समझ के इसको फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना है। ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिफाई कल्चर है, लोग हैं, रिलीजन अलग अलग है, कास्ट कल्चर अलग अलग है, और इस कंपोजिट कल्चर को एक साथ रखना, उसको प्रिजर्व करना, एक दूसरे के जो बिलीफ है, एक दूसरे के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना, उसमें अकोमोडेशन का सेंस जो है वो डेवलप करना, एडजस्टमेंट का सेंस डेवलप करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आर्टिकल 29 जो है व्हेन राइट्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को हम रीड करते हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरी पर्सन डू हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर एंड स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी भी यहाँ पे हमें मिलती है कि जिससे
हम अपना कंपोजिट कल्चर जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस नेचुरल एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, इन सब के लिए कंपैशन होना चाहिए। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना और नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, ये भी ड्यूटी समझ के हर एक सिटीज़न ने फॉलो करनी चाहिए। और इसी के लिए पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग एक्ट वहाँ पे बनाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। तो ये अलग अलग एक्ट हैं और इन अलग अलग एक्ट से हम क्या करते हैं, जो ये ड्यूटी है उसको और फोस्टर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और हर एक सिटीज़न ने एज अ ड्यूटी इसको समझना चाहिए, एज अ ऑब्लिगेशन इसको समझना चाहिए। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी मिलती है और सुप्रीम कोर्ट ये डिमार्केट करता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूलिंग में, कॉलेजेस में कंपलसरी एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट वहाँ पे रखना चाहिए, उसका लेसन वहाँ पे होना चाहिए, सो दैट जो यंग जनरेशन है उसमें एटलीस्ट एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स वहाँ पे आ सकते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उस डायरेक्शन में उस जनरेशन को, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उनको हम लेके जा सकते हैं। इसके लिए ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये भी सिटीज़न की ड्यूटी है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये लोगों में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हम देखते हैं एंड बेसिकली इन द मेडिकल फील्ड अल्सो, कि जो सोसाइटी के ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है उसको हैम्पर करते हैं। और इसके लिए कोर्ट या फिर जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये डायरेक्शन देते हैं, मैंडेट देते हैं कि ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं इन द दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस वो कर्ब होनी चाहिए। एंड साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म के साथ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के साथ आपने यहाँ पे जो भी एक्शन है वो वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। तो जब पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हर एक सिटीज़न ने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, उसको हैम्पर नहीं करना है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी खुद की प्रॉपर्टी मानना और उसको वैसे उसका ध्यान रखना, ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है। और इसलिए एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी उसको भी प्रोहिबिट करना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1956 हो, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये ड्यूटी जो है, या फिर IPC जैसे लॉ हो, इसमें जो ऐसे प्रैक्टिसेस जो है, जो वायलेंट प्रैक्टिसेस है, उनको वहाँ पे डेविएट किया गया है। ड्यूटी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endure and achievement। तो जहाँ पे excellent की बात हम करते हैं तो इंडिविजुअल स्पेयर हो, कलेक्टिव एक्टिविटी हो, इसमें हमने एक्सेलेंट मैनर में परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो नेशन कॉन्स्टेंटली ये देखे कि जो एक्सेलेंसी का जो हायर लेवल है वो हायर लेवल हर एक पर्सन, हर एक सिटीज़न वो वहाँ पे अटेन करे, और ऐसे जो अचीवमेंट्स हैं उसको हमने चेरिश करना चाहिए, उसको हमने अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन व्हाट गिवन इन दिस फंडामेंटल ड्यूटी।
Duty of parent guardian to provide opportunities for education to his child ward between the age that is 6 and 14 years. अभी ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस पर्टिकुलर पार्ट 4A में ऐड की गई है। अदरवाइज पहले 10 ड्यूटीज जो हमने डिस्कस किए वो सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पार्ट 4A में लाए गए थे। और ये पार्ट 4A जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन ये यहाँ पे बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्लेस किया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये पार्ट 4A में इंसर्ट करता है। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एजुकेशन जो है एंड दैट इज़ बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन ये सारे चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए। और इसके लिए ये पेरेंट एंड गार्डियन की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो अपने अपने चिल्ड्रंस को, वार्ड्स को वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे जिससे वो प्राइमरी स्कूलिंग में अपनी जो एजुकेशन है उसको अच्छी तरह से अवेल कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये सिटीजन्स को मिली है। अभी ये सारी ड्यूटीज़ अगर सिटीजन्स इफ़ेक्टिवली फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं तो हम समझते हैं कि सोसाइटी जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन सकती है। और इसके लिए फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अंडरस्टैंड करना ये हर एक सिटीज़न की एक इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन बन जाती है जो हम सब ने वहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। सो विद दिस विल स्टॉप हियर विद दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।